मुझे जीप का इंतजार था। शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्हें हमारी गाड़ी के पीछे आना ही था और मैं उनकी खातिर तवाज़ो के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरी आंखें कोई 150 गज आगे जाती किशोर की मोटर कार और मेरे कान जीप की आवाज की तरफ लगे हुए थे। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जीप के इंजन की बेहंगम घूं घूं करीब आते ही मैं अपना बरेटा संभाल कर तैयार हो गया। बिलाखिर जीप ड्रम के पास से गुजरी। मेरी तवक्को के मुताबिक जीप में सवार खुफिया के दोनों कारिंदों की नजरें सामने बाएं तरफ मुड़ती किशोर की गाड़ी पर जमी हुई थी। उनमें से पैसेंजर सीट वाले बदमाश ने किशोर की गाड़ी नजरों से ओझल होते देखा तो गुजराती में चीख कर कुछ कहा। उसने शायद ड्राइवर को गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म दिया था, मगर ये मुमकिन न था। ड्राइवर को गंदे पानी से लबरेज गड्ढे के किनारे पहुंचकर जीप की रफ्तार इंतहाई कम करना पड़ी। मैं बस उसी मौके की घात में था। इससे पहले कि जीप के अगले टायर गड्ढे में दाखिल होते, मैं अपना पिस्तौल संभाले बिजली की तेजी से लपका। चंद लम्हों में जीप के पायदान पर चढ़कर पिछले खुले हिस्से में घुस गया। तभी जीप ने जोरदार हिचकोला खाया, मगर मैं पहले ही तैयार था। लिहाजा अकबी नशिस्त मजबूती से थाम कर मैंने खुद को गिरने से बचा लिया और दुबक कर बैठ गया। मजीद हिचकोले खाने के बाद जीप गड्ढे से निकल आई। उसके साथ ही उसकी रफ्तार खासी तेज हो गई, मगर पैसेंजर सीट पर मौजूद शख्स उसके बावजूद चीख चीख कर अनुपम नामी ड्राइवर को जीप की रफ्तार मजीद बढ़ाने का हुक्म दे रहा था। उस शख्स का इसरार बेजा नहीं था। किशोर की गाड़ी नजरों से ओझल होना बिलाशुबा तशवीश की बात थी, मगर वो शख्स जिन गलीज अल्फाज में अनुपम को मुखातिब कर रहा था वो इंतहाई काबिल एतराज थे। बिलाखिर अनुपम की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसने यकलख्त ब्रेक लगाकर जीप रोक दी। इस अचानक उफ्ताद पर मेरी गिरफ्त अकबी सीट से खत्म हो गई और मैं शाने के बल अगली सीटों के अकबी हिस्से से टकराया और पिस्तौल मेरे हाथ से छूटकर मेरे कोहले की हड्डी के नीचे दब गई। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि पिस्तौल की लबलबी नहीं दबी, वरना शायद उस दोपहर मेरी जिंदगी की कहानी खत्म हो चुकी होती। मेरी दूसरी खुशबख्ती ये रही कि जीप की अगली सीटों पर बराजबान दोनों अफराद भी जोरदार झटके के नतीजे में सामने स्टीयरिंग और डैशबोर्ड से जा टकराए। कर्बनाक चीख से मैंने अंदाजा लगाया कि पैसेंजर सीट पर बैठकर हुक्म चलाने वाले को काफी जोरदार चोट लगी है। नतीजा ये कि वो जल्द ही अपनी तकलीफ पर काबू पाकर ड्राइवर को बदबूदार गालियां बकने लगा, मगर उसके मुखातिब के सब्र का पैमाना शायद पहले ही लबरेज हो चुका था। उसने अपने अफसर को तुर्की बतुर्की जवाब दिया। वो कुछ ज्यादा ही मुश्तिल था। मुझे लगा कि वो अभी जबानी हमले छोड़कर अपने साथ वाली सीट पर गलाजत उगलते शख्स पर टूट पड़ेगा। गालिबन यही कुछ अफसर ने भी भांप लिया था। वो यकलख्त खामोश हो गया और फिर लहजे में नरमी भरते हुए बोला, अच्छा अब ये बकवास छोड़ो और जीप चलाओ। वो दोनों भाग निकले तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, अपना हिसाब हम बाद में बराबर कर लेंगे। अनुपम ये सुनकर कुछ कसमसाया, मगर मुख्तसर जहनी तज्जिये में मजीद तल्ख कलामी को बेसूद जानकर उसने गालिबन दिल ही दिल में लानत भेजी और जीप आगे बढ़ा दी। अब वो वाकई तेज रफ्तारी का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जीप के फौलादी फर्श पर नीम दराज हालत में मुझे बुरी तरह झटके लग रहे थे, जबकि कूल्हे और शाने की हड्डी पर लगने वाली चोटें अलग दर्द कर रही थी, मगर जाहिर है बर्दाश्त के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। अब उसके अफसर अशानिक की तरफ से अनुपम को बार बार शाबाशी दी जा रही थी। मैं ड्राइवर की कारकर्दगी जांचने से तो कासिर था, मगर उसने जिस अनाड़ीपन से मोड़ काटा उसने मुझे बता दिया कि वो जीप भगा तो सकता है, मगर स्टीयरिंग काबू में रखने में वो किशोर की गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। जीप ने किशोर के ताकुब में मोड़ काटा तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। यकलख्त अशानिक एक बार फिर चीखने लगा। अब वो अनुपम को गालियां तो नहीं दे रहा था, मगर किशोर की गाड़ी नजरों से ओझल होने पर सख्त नाराजगी का इजहार जरूर कर रहा था। अब वो एक बार फिर जीप की रफ्तार मजीद बढ़ाने की फरमाइश कर रहा था, ताकि सामने नजर आने वाले 4 सड़कों के संगम पर पहुंचकर पता लगाया जा सके कि किशोर ने किस तरफ जीप मोड़ी है। मैंने अपना बरेटा पिस्तौल संभाला और बाएं हाथ से साथ वाली सीट जकड़कर जीप के फर्श पर उकड़ू बैठ गया। मेरे बरूए कार आने का मौका आ गया था। जीप को 4 सड़कों के संगम पर पहुंचने में देर न लगी। अनुपम ने जीप को दाएं या बाएं मोड़ने के लिए रफ्तार कम की। फिर वो दोनों लगभग एक साथ चीखे कि जीप बाएं तरफ वाली सड़क पर मुड़कर सीधी बड़ी सड़क की तरफ जा रही है। एन उसी वक्त में बिजली किसी तेजी से जीप के फर्श पर से उठा और लम्हा भर से भी कम वक्त में सामने वाली सीटों के दरमियान से दोनों जीप सवारों का जायजा लिया। अगले ही लम्हे आगे छुपकर अपने पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत से अशानिक की खोपड़ी पर दे मारा। उसने अनुपम को जल्दी से जीप बाएं तरफ वाली सड़क पर मोड़ने का हुक्म दिया था, मगर उसके अल्फाज दांतों के दरमियान आने की वजह से कुचले गए। उसे पूरी तरह कराहने का भी मौका न मिल सका। अगले ही सानिये अचानक सामने वाले डैशबोर्ड से टकराया। एन उसी वक्त ये हौलनाक मंजर देख कर बौखलाए अनुपम ने अचानक फुल ब्रेक लगा दिया।
मैं अगर पहले से तैयार न होता तो दोनों सीटों के दरमियान से कलाबाजी खाकर आगे जा गिरता और शायद गियर शिफ्ट से टकराकर मेरी पसलियां टूट जाती। मगर उस झटके से डैशबोर्ड से टिका अशानिक का नीम जान जिस्म फिसलते हुए जीप के फर्श पर ढेर हो गया। अनुपम ने फटी फटी नजरों से पहले अशानिक को और फिर मुझे देखा। पिस्तौल की भयानक नाल का रुख अपनी खोपड़ी की तरफ पाकर उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। मैंने उसकी दहशतज़दा आंखों में झांकते हुए खूंखार लहजे में कहा, जीप सीधे हाथ वाली सड़क पर मोड़ लो और दरमियानी रफ्तार से चलते रहो। कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैंने अपना जुमला पूरा करने की जहमत न की। मेरी तर्जुमानी के लिए एक खूबसूरत शय मेरे दाएं हाथ में मौजूद थी। अनुपम ने थूक निगल कर खुश्क गला तर्क करते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और फिर धीरे से जीप दाएं तरफ मोड़कर आगे बढ़ा दी। मैं इस दौरान में सामने वाली सीटों के दरमियानी खला से गुजरकर पैसेंजर सीट पर पहुंच चुका था। मेरे दोनों पांव जीप के फर्श पर तिरछे पड़े अशानिक की कोख पर थे। उसका जिस्म धीरे धीरे झटके खाते हुए गोया रूह को अलविदा कह रहा था। मैंने अशानिक की मौत की यकीन दहानी के लिए नीचे फर्श की तरफ देखने की कोशिश न की। मुझे बखूबी अंदाजा था कि इस गैर मुतवक्के जलगार से वक्ती तौर पर दहल जाने के बावजूद अनुपम बहरहाल भारतीय महकमा खुफिया का एक तरबियत याफ्ता कारिंदा था। मेरी गफलत से फायदा उठाकर बाजी पलट सकता था। मैंने पिस्तौल किसी आते जाते की नजरों से पोशीदा रखने के लिए अपना बाजू दाईं रान के साथ चिपका दिया। अनुपम ने एक नजर मेरे पिस्तौल और दूसरी दम तोड़ते अशानिक पर डाली और फिर किसी सहरंगेज इंसान की तरह सामने सड़क को घूरने लगा। मैंने भी एक नजर सामने देखा। खासी दूर तक वो सड़क बिल्कुल सीधी जाती नजर आई। उसके दोनों तरफ छोटे बड़े कारखाने और शायद गोदाम वगैरह थे जिनसे इक्का दुक्का गाड़ियां और अफराद निकलते और दाखिल होते नजर आ रहे थे। मैंने उस तरफ से मुतमईन होकर अनुपम का बगौर जायजा लिया। उसके जबड़े भिंचे हुए नजर आए और पेशानी पर झुर्रियां नुमाया थीं। साफ जाहिर था वो सख्त जहनी तनाव और खौफ के दबाव में है। अनुपम की अबतर हालत बेजा नहीं थी। मैंने जिस बेदर्दी से अशानिक को ठिकाने लगाया था उसके पेश नजर उसे अपनी मौत भी यकीनी नजर आ रही थी। इस हेजानी कैफियत में ड्राइविंग करते हुए वो जीप भी कहीं टकरा सकता था। लिहाजा मैंने उसका आसाबी तनाव कम करने के लिए कदरे नर्म लहजे में कहा, डरो मत, इससे पीछा छुड़ाना मेरी मजबूरी थी। मैं तुम दोनों को एक साथ काबू नहीं कर सकता था। फिक्र न करो, तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम देखभाल कर जीप चलाओ। उसे मेरे अल्फाज पर बेशक यकीन न आया हो, मगर मेरे लहजे की नरमी ने उसकी जहनी कैफियत पर कुछ न कुछ बेहतर असर जरूर मुरतब किया था। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। आगे कोई सुनसान जगह आई तो पहले तुम्हारा हथियार अपने कब्जे में करूंगा, फिर तुमसे जीप के टायरों की हवा निकलवाऊंगा। इतनी देर में मेरा साथी आ जाएगा, फिर हम तुम्हें वहीं छोड़कर रवाना हो जाएंगे। बिला शक व शुबा मेरी तिफल तसल्ली उसके हलक से उतरने वाली नहीं थी, मगर वो इस बात में सर हिलाने के सिवा क्या कर सकता था। बिलाखिर सनती इलाके की हुदूद का इख्तिताम आ गया। सामने नीम पुख्ता रास्ता दिखाई दे रहा था जिसके आखिर में खुला मैदान था जिसमें तरह तरह के कचरे के ढेर नजर आ रहे थे। अनुपम ने एक नजर मैदान की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। बोला, भगवान के लिए मुझे मत मारो। मेरी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका मेरे सिवा कोई नहीं। मैंने अपने लहजे को हत्तुल इम्कान बेतासुर बनाते हुए कहा, यार मैंने कहा है ना कि तुम फिक्र न करो। तुम्हें हलाक करने में मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें उस वीराने में नाकारा जीप के साथ छोड़कर सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा। कुछ ही देर के बाद मेरा हवाई जहाज दिल्ली की तरफ उड़ान भरेगा। उसके बाद तुम लोग मेरी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। मेरे ये अल्फाज भी बेअसर रहे। वो बदस्तूर खाली खाली नजरों से मेरा चेहरा घूरता रहा। इस दौरान मैं जीप उस चटियल मैदान में दाखिल हो गई जहां ताहद नजर कचरे के ढेर नजर आ रहे थे। मैंने ठोस लहजे में हुक्म दिया, जीप बढ़ाते रहो, कचरे के उन ढेरों के दरमियान से आगे बढ़ो, फिर खबरदार करता हूँ, अपना हाथ जेब से दूर रखना, वरना खोपड़ी उड़ाने में देर नहीं लगाऊंगा। अनुपम ने बेचारगी से हाँ में सर हिला दिया। कचरे के बुलंद ढेरों के दरमियान से गुजरते ही मैंने जीप एक तरफ मुड़वाई और अनुपम को ब्रेक लगाने का हुक्म दिया। उसने रोबोट की तरह मेरी हिदायत पर अमल किया। जीप रुकते ही मैंने अगला हुक्म सादिर किया, उल्टे हाथ की 2 उंगलियों से गन निकालो और सीट के पीछे डाल दो। समझ गए? उसने चाबी घुमाकर जीप का इंजन बंद किया और फिर कपकपाते हाथ से मेरी हिदायत पर अमल किया। उसने जैसे ही पिस्तौल जीप के अकबी हिस्से में डाला, मैंने नर्म लहजे में कहा, ठीक है, अब नीचे उतरो और जीप का दरवाजा खुला छोड़कर इसकी सीध में उल्टे कदमों कुछ दूर हट जाओ, मगर भागने की कोशिश न करना। मेरा निशाना कभी खता नहीं होता। मैंने अनुपम के जिस्म का लर्जा बढ़ता महसूस किया। जीप से नीचे उतरकर वो उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। इस दौरान में उसकी आंखें मेरे पिस्तौल की नाल पर जमी हुई थी।
हर गुजरते लम्हे के साथ उसके चेहरे की जर्दी गहरी होती जा रही थी। मैं एहतियात से ड्राइवर साइड के दरवाजे से नीचे उतर आया। अलबत्ता इस दौरान में मेरे बरेटा का रुख मुसलसल अनुपम की तरफ था। इससे पहले कि अनुपम एक बार फिर जान की अमान तलब करता, मैंने पहले से भी नरम लहजे में कहा, अब क्या देख रहे हो यार, जल्दी से आगे बढ़ो और पहले जीप के अगले दोनों और फिर पिछले टायरों की हवा निकाल दो। अनुपम ने यकीन से आरी नजरों से मुझे देखा, मगर पिस्तौल की नाल का इशारा नजरअंदाज करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो मरे मरे कदमों से जीप के अगले हिस्से की तरफ बढ़ा। मैं भी इस दौरान में हरकत में आ चुका था और गैर महसूस अंदाज में उसके अकब में आते हुए उससे फासला कम कर रहा था। मगर अनुपम के हवास में उस वक्त किसी जंगली हिरनी की सी हसासियत थी। उसने जल्दी से पलट कर देखा, उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। मगर मैं इस दौरान में अपना मकसद हासिल कर चुका था। इससे पहले कि वो कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करता, मैंने पूरी कुव्वत से उस पर जस्त लगाई। इस असना में पिस्तौल का दस्ता मेरी हथेली की गिरफ्त में आ चुका था। खौफ की शिद्दत ने शायद अनुपम के आसाब शल कर दिए थे। वो अपनी जगह पर साकित सामत फटी फटी आंखों से देखता रह गया। मैंने पूरी कुव्वत से उसकी पेशानी के ऐन वस्त में पिस्तौल के दस्ते की जरब लगाई। अनुपम के हलक से एक करीह आवाज खारिज हुई और वो तेवरा कर पीछे की तरफ जीप के अगले हिस्से से टकराते हुए बिलाखिर मुंह के बल ढेर हो गया। मुझे शिद्दत से एहसास था कि वक्त की डोर तेजी से मेरे हाथों से फिसल रही है। चुनाचे मैं अनुपम के पूरी तरह ठंडे होने के इंतजार का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता था। मैंने जल्दी से पिस्तौल अपने लिबास में उड़सा और दोनों हाथों से अनुपम की टांगें पकड़ ली। फिर पूरी कुव्वत से उसे पीठ के बल घसीटता हुआ कचरे के नजदीकी ढेर की तरफ बढ़ा। उसकी खोपड़ी का अकबी हिस्सा बुरी तरह जमीन से रगड़ खा रहा था, मगर उस वक्त मुझे उस पहलू पर तवज्जो देने की फुर्सत नहीं थी। उसे कचरे के ढेर के साथ डालकर मैं तेजी से जीप की तरफ पलटा। अशानिक को अनुपम के पास पहुंचाने में मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ी। अगले चंद मिनट में जल्दी जल्दी मैंने दोनों लाशें कचरे की 2-2.5 फुट मोटी दबीज तह में दबा दी। मैंने उन दोनों की लाशें नाकाबिले शनाख्त बनाने के लिए कचरे के ढेर को आग लगाने का सोचा, मगर फिर कुछ सोचकर ये ख्याल तर्क कर दिया। कचरे के इतने बड़े ढेर में लगने वाली आग और उससे उठने वाला धुआं लोगों को इस तरफ मुतवज्जे कर सकता है और मैं भी नजरों में आ सकता हूँ। वैसे भी ये दर्द सर मोल लेने की जरूरत क्या है। मेरे तैयारे में बैठकर परवाज कर जाने तक उनकी लाशें नजरों में न आए, इतना बहुत काफी है। मैं तेज तेज कदमों से चलकर जीप की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। तभी मेरी नजरें जीप के आहनी फर्श पर पड़ी। वहाँ अशानिक की टूटी खोपड़ी से रिसने वाले खून और भेजे के मलगूबे से गलीज कीचड़ सी जमा हो गई थी। उसका पहली नजर में दिखाई देना मुश्किल था, लिहाजा मैंने उसे नजरअंदाज करके जीप के इग्निशन में चाबी घुमाई। इंजन फौरन ही जाग उठा। मैंने गियर लगाकर एक्सेलरेटर पर दबाव डाला तो महज 40-50 गज फासला करते ही मुझे अंदाजा हो गया कि जीप का इंजन सचमुच बहुत उम्दा हालत में है। इसलिए अनुपम उसे इतनी तेज रफ्तारी से भगाकर किशोर की लगभग नए मॉडल की मोटर कार का कामयाबी से ताकुब कर पाया था। मैं कुछ ही देर में बगैर किसी रुकावट या उलझन के सनती इलाके की सड़कों पर रवां दवां था। फिर मुझे वो वाली सड़क भी मिल गई जिसके जरिए किशोर वापस बड़ी सड़क की तरफ बढ़ा था। मैंने रफ्तार कुछ तेज कर दी। बड़ी सड़क वाले मोड़ पर पहुंचकर मैंने कुछ सोचकर जीप बाएं तरफ मोड़ दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक किशोर उस सड़क पर पहुंचने के बाद एक बार उसी तरफ आगे बढ़ा होगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। कोई 1 मील आगे पहुंचकर मुझे किशोर की गाड़ी की झलक नजर आई। उसने गाड़ी सड़क से उतारकर एक दरख्त के नीचे साए में खड़ी कर रखी थी। मैंने उस दरख्त से कोई 100 गज पहले जीप सड़क के बाएं तरफ उतारकर झाड़ियों के एक झुंड के अकब में इस तरह खड़ी कर दी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक अहमदाबाद की तरफ से आने वाली किसी गाड़ी से उसे पहली नजर में देखना मुश्किल था। फिर मैंने अनुपम और अशानिक के हथियार जीप के डैशबोर्ड में छुपाए और रोड पार करके किशोर की गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैंने अपनी रफ्तार जानबूझकर गैर जरूरी तौर पर तेज नहीं रखी। हमारे पास अब भी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए काफी वक्त है। खामखा किसी की मुतजस्सिस नजरों में आने का खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है। मुझे देखकर किशोर का फिक्रमंद चेहरा यकलख्त खुशी से खिल उठा। मैं जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसके साथ वाली नशिस्त पर बैठा, उसने जोशीले लहजे में कहा, कैसे हो भैया जी, सब ठीक तो है। मैं सख्त परेशान था कि कहीं उन दोनों बदमाशों। मैंने उसकी बात काटते हुए शगुफ्ता लेकिन पुरएतमाद लहजे में कहा, किशोर भैया, इतना वक्त साथ गुजार लिया है हमने, अब तक तो अंदाजा हो जाना चाहिए था कि मुझे नीचा दिखाना इस तरह के उठाई गिरों के बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ 2 थे, हमें तो बैक वक्त 6 लड़ाकों से मुकाबला करने की तरबियत दी जाती है। और अगर हम में से कोई उन सबको खाक चटाने में नाकाम या पूरी तरह कामयाब ना हो सके तो उसे स्पेशल फोर्स से फारिग करके थाने में ड्यूटी लगा देते हैं।
कि जाओ भैया, जाकर चोरों और जेब कतरों से सर खपाओ, ये स्पेशल सर्विस तुम्हारे बस की बात नहीं। किशोर गहरी दिलचस्पी के साथ मेरी बातें सुन रहा था। उसने जोशीले अंदाज में कुछ कहना चाहा, मगर मैंने उसे बोलने का मौका न दिया। कहा, ये सब बातें तो रास्ते में होती रहेंगी भैया, अब तुम मुझे जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचाओ। तैयारा मुझे छोड़कर प्रवास कर गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। किशोर ने इस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी गियर में डाली और नीम दायरे में मोड़ी और अहमदाबाद की तरफ बढ़ा दी। उसने शुरू में ही रफ्तार मुमकिना हद तक तेज रखी। फिर वो मुतमईन लहजे में बोला, आप फिक्र न करें भैया, अभी वक्त हमारे हाथ से नहीं निकला। मैं आपको 3 बजे से कम आधा पौना घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। मैंने उसकी यकीन दहानी पर इत्मीनान से सर हिलाया। सड़क पर अब भी मालबरदार गाड़ियों की काफी आमदोरफ्त थी, मगर हम अच्छी खासी रफ्तार बरकरार रखने में कामयाब रहे। सनती इलाके की हुदूद से निकलते ही किशोर ने रफ्तार मजीद बढ़ा दी। बिलाखिर उसका सब्र जवाब दे गया और उसने सड़क से नजरें हटाकर मुझे देखा और तजस्सुस भरे लहजे में कहा, भाई अगर कोई मसला न हो तो बता दें कि आपने उन दोनों घुसपैठियों से कैसे जान छुड़ाई। मैं ये जानने के लिए उस वक्त से तड़प रहा हूँ जब उन्होंने मेरे पीछे आने की बजाय जीप दूसरी तरफ मोड़ दी थी। मैंने हंसते हुए कहा, वो दोनों तुम्हारे ताकुब में कैसे आ सकते थे छोटे भाई? वो उस वक्त मेरी गन के निशाने पर थे और उन दोनों की हालत पतली हो रही थी। उन्होंने मेरे ही हुक्म पर जीप दूसरी तरफ मोड़ी थी। किशोर के चेहरे पर खुशी और जोश के मिले जुले तासुरात उभरे। बोला, वाह भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया भाई। मुझे अंदाजा था यही होगा, मगर थोड़ी सी फिक्र भी थी। आप तन्हा और पैदल थे, वो दोनों न सिर्फ जीप पर थे बल्कि उनके पास हथियार भी होंगे। अच्छा, क्या आप तफसील से बताएंगे कि उन दोनों को आपने कैसे काबू किया और फिर उनका क्या हशर करके यहाँ आए हैं? मैंने खुशगवार लहजे में कहा, कोई ज्यादा पेचीदा या लंबा चौड़ा मामला नहीं है किशोर भैया। याद है ना, तुमने कचरे के जिस बड़े से ड्रम के पास मुझे छोड़ा था, उसके पास सड़क और गंदे पानी का बड़ा सा गड्ढा मौजूद था। किशोर ने हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने बात जारी रखी। कहा, जिस तरह तुम्हें गाड़ी की रफ्तार बहुत कम करके उस गड्ढे से गुजारना पड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह जब ये दोनों वहाँ पहुँचे तो उन्हें जीप की रफ्तार बहुत ही कम करना पड़ी। उसी वक्त मैं ड्रम के पीछे से निकलकर तेजी से आगे बढ़ा और जीप पर चढ़कर उसके पिछले हिस्से में छुप गया। जब ये दोनों तुम्हारा ताकुब करते हुए उस चौराहे पर पहुंचे तो मैंने उठकर अपना पिस्तौल सीधा किया और उन दोनों को हुक्म मानने पर मजबूर कर दिया। मेरी ज़बानी ये सुनकर किशोर ने जोशीले लहजे में कहा, कमाल है भैया, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सस्पेंस और एक्शन से भरपूर फिल्म की शूटिंग चल रही है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, अक्सर फिल्में नॉवल पर बनती हैं जिनके मुसन्निफ आसपास की जिंदगी से किरदार लेते हैं और फिर दिमागी कलाबाजियों की मदद से कहानियां लिख मारते हैं। किशोर ने कहा, ये तो आप ठीक कह रहे हैं भैया। अच्छा, ये बताइए कि उन दोनों का आपने क्या हशर किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैंने कदरे बेतासुर लहजे में कहा, तफसील में जाने का कोई फायदा नहीं किशोर भैया, सब कुछ मालूम हो गया तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। मैंने गहरी नजरों से उसे देखा और फिर इंतहाई संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें इस मामले में मजीद मुलव्विस नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हें साथ ले जाने की बजाय मामले से अलग कर दिया, क्योंकि यही तुम्हारे हक में बेहतर है। मैं तुम्हें सख्ती से ताकीद करता हूँ कि मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर जाने के बाद जिंदगी में कभी इन सारे वाकयात का किसी के सामने जिक्र न करना। बल्कि सबसे बेहतर बात यह है कि तुम हमेशा के लिए भूल जाओ कि कभी हमारी मुलाकात भी हुई थी। मैंने अपना लहजा इतना गंभीर रखा था कि उसने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, मगर फिर खामोश रहने में आफियत समझी। कुछ ही देर में हमारी गाड़ी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। मैं बज़ाहिर दिल्ली जाने की राह में आने वाली खतरनाक रुकावटों से जान छुड़ा चुका था और बज़ाहिर अब रास्ता साफ था, मगर जाने क्यों मुझे धड़का लगा हुआ था कि मैं इस पिंजरे से इतनी आसानी से फरार नहीं हो सकूंगा। मुझे घेरने की कार्रवाई उन 3 अफराद तक ही महदूद नहीं रहेगी। एयरपोर्ट पर मुझे इस्तकबाल का सामना करना पड़ेगा। मैं किशोर से अपना इस्तराब छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, जो वक्फे वक्फे से मेरी तरफ देख रहा था। 1.5-2 मील फासला तय करने के बाद बिलाखिर उसका सब्र जवाब दे गया। उसने जिद्दी से लहजे में कहा, आप बेशक मुझे कुछ न बताएं भैया, मगर मेरी दरखास्त है कि अगर मैं किसी भी तरह आपके काम आ सकूं तो मुझे फौरन बताएं। आप हुक्म भी दें तो मैं आपको एयरपोर्ट के फाटक पर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके लहजे में बला की मजबूती थी। वो अजनबी शख्स मेरे लिए अपनों से बढ़कर साबित हो रहा था। हो सकता है उसकी असल वजह ये रही हो कि वो अपनी दानिश्त में अपने देश की सलामती के लिए ये सब कुछ कर रहा था। उसकी गलत फहमी अपनी जगह, मगर वो मेरे लिए बहुत मजबूत सहारा साबित हो रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। मैं इस दौरान में मुसलसल सोच रहा था और रफ्ता रफ्ता एक नया लाहे अमल मुरतब करने के करीब था। थोड़ा मजीद सोचने के बाद मैंने एक फैसले पर पहुंचते हुए कहा, अच्छा किशोर भैया, ये बताओ क्या तुम मेरे साथ हवाई जहाज में दिल्ली चल सकते हो?
किशोर ने महज चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद हाँ में सर हिला दिया, मगर उसने मेरी तरफ देखा तो मैं उसकी नजरों में कई सवाल पढ़ सकता था। मैंने बिला तवक्कुफ कहना शुरू किया। कहा, इस सारे खतरनाक बखेड़े से ये तो साबित हो गया कि 2 टिकटों में एक से पीछा छुड़ाने की कोशिश संगीन गलती थी। ये ठीक है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था कि मुझे डर था कि सूरत से बैक वक्त खरीदे गए टिकट मेरी शनाख्त बन सकते थे, और मेरा अंदाजा लगभग ठीक निकला। मगर हम असल में टिकट बेचने की वजह से बदमाशों की निगाहों में आए थे। किशोर ने मेरी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई, मगर सिर्फ सवालिया नजरों से देखने पर इक्तिफा किया। मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, जाने क्यों मुझे यकीन है कि हम बाकी मुसाफिरों की तरह जहाज की उड़ान से कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट में दाखिल होंगे और दोनों टिकट दिखाकर जहाज में सवार होने की कोशिश करें तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मेरी बात पूरी होने पर किशोर ने मेरी नजरों से खामोश इजाजत मिलने पर कहा, अगर आप ये बेहतर समझते हैं तो मैं आपके साथ दिल्ली चलने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं अपनी गाड़ी एयरपोर्ट की पार्किंग में छोड़ जाऊंगा। 3-4 दिन बाद बस या ट्रेन से वापस पहुंचूंगा और वहीं से अपनी गाड़ी लेकर अपने धंधे पर निकल जाऊंगा। उसकी बात पूरी होने पर मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, हम इस गाड़ी में नहीं बल्कि टैक्सी में एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हमें अपनी शक्लें और हुलिया भी बदलना होगा। इस मर्तबा तुम्हारी शक्ल तो थोड़ी बदलेगी, मगर तुम ठाकुर किशोर दास ही रहोगे। अलबत्ता मुझे इस बार तुम्हारा बापू ठाकुर कृष्ण दास बनना पड़ेगा। हम दोनों को किसी भी पूछने वाले या वालों को दिल्ली जाने का मकसद ये बताना है कि मैं इंदिरा गांधी जी से मिलकर मालीगांव के हलके से रियासती असेंबली के लिए कांग्रेस की तरफ से इंतखाब लड़ने की इजाजत यानी टिकट हासिल करना चाहता हूँ। मेरी बात पूरी होते ही किशोर ने सताइश भरे लहजे में कहा, वाह भैया, कमाल कहानी सोची है। वैसे बापू जी हमारे शहर मालीगांव से इलेक्शन लड़ें तो जीत भी सकते हैं। वो समझदार तो हैं, मगर सियासत के दाव पेच यानी झूठ बोलना और सामने वाली पार्टी के नेता की पगड़ी उछालना उनके बस की बात नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, तो हम कौन सा उन्हें सचमुच इलेक्शन लड़वा रहे हैं? अच्छा ये बताओ, क्या कोई ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ हम चंद दिनों के लिए गाड़ी खड़ी कर सकें? मुझे भेस बदलने के लिए कोई अलग थलग जगह भी दरकार होगी। मेरे पास भेस बदलने का सामान मौजूद है, बस 10-15 मिनट की तन्हाई चाहिए। किशोर ने चंद लम्हे मेरी बात पर गौर किया, फिर कदरे फिक्रमंद लहजे में बोला, हम किसी होटल में कमरा ले सकते हैं जहां हमें मुकम्मल तन्हाई मिलेगी, मगर मसला ये है कि हमारे पास अब इतना ज्यादा वक्त नहीं बचा। हमें ये गाड़ी किसी वर्कशॉप या गैराज में खड़ी करने का बंदोबस्त करना होगा। उसके बाद कोई टैक्सी ढूंढ कर एयरपोर्ट भी जाना होगा। किशोर की बात में वजन था, लिहाजा मैंने जल्दी से कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मगर क्या हम किसी बाग का कोई अलग थलग गोशा भी नहीं ढूंढ सकते? किशोर ने बेचारगी से कहा, ढूंढ तो सकते हैं, मगर फिर हमें उसी गाड़ी में एयरपोर्ट जाना पड़ेगा और उसे पार्किंग में छोड़ना पड़ेगा, जिसे आप सख्ती से मना कर रहे हैं। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और कुछ देर सोचने के बाद एक फैसले पर पहुंच गया। कहा, यार तुम एक काम करो, यूं ही सड़क पर गाड़ी चलाते हुए कोई मुनासिब वर्कशॉप या गैराज ढूंढो। मैं इस दौरान में पिछली सीट पर जाकर तुम्हारे बापू जैसी शक्ल बनाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें अगर कोई मतलब की वर्कशॉप या गैराज नजर भी आ जाए तो गाड़ी वहाँ रोकने की बजाय उसका मकाम याद करके आगे निकल जाना। मैं जैसे ही गेटअप मुकम्मल कर लूंगा हम पलट कर वहाँ जाएंगे। किशोर ने पुरजोश लहजे में कहा, ये ठीक है, इससे वक्त भी बचेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। फिर उसने कदरे फिक्रमंद लहजे में पूछा, मगर क्या आप चलती गाड़ी में अपना काम अच्छी तरह कर लेंगे? मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल कर लूंगा, बस तुम सड़क पर बने खड्डों पर से जरा धीरे से गाड़ी आगे बढ़ाना और रश से बचकर निकलना। अच्छा आप जरा गाड़ी हल्की करो, मुझे पिछली सीट पर जाना है। किशोर ने मेरी हिदायत पर फौरी अमल किया। मैं दोनों सीटों के दरमियानी खला से अकबी नशिस्त पर पहुंच गया। फिर मैं अपने मतलब की अशिया निकाल कर काम शुरू करने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान में किशोर वक्फे वक्फे से मेरा जायजा ले रहा था। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, भैया आप जरा तफसील से अपने बापू की शक्ल सूरत के बारे में भी बता दो। रंग कैसा है, दाढ़ी रखते हैं? अगर हाँ तो कैसी? मूछें कैसी रखते हैं? चेहरे पर खास पहचान वाली कोई निशानी, कोई मस्सा वगैरह? टोपी तो खैर कोई भी चल जाएगी। किशोर ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी जल्दी मुझे अपने बाप के चेहरे मोहरे के बारे में बताने लगा। मैं भी हद्दुल इम्कान तेजी से हाथ चला रहा था। किशोर के चेहरे के बदलते तासुरात बता रहे थे कि उसे मेरी कारकर्दगी ने खासा मुतासिर किया है। इस दौरान में गाड़ी एक बार यू टर्न लेकर वापसी के रास्ते पर चल पड़ी। मैंने जैसे ही अपने मेकअप को आखिरी टच दिया, वो जोशीले लहजे में बोला, बहुत जबरदस्त भैया, एन बापूजी न सही उनके भाई जरूर लग रहे हैं। मैंने कहा, मैंने बताया तो है कि लंदन से सीख कर आया हूँ। अब जरा गाड़ी सड़क से उतार कर रोको और अपना मुंह मेरी तरफ बढ़ाओ। मैं तुम्हारे चेहरे पर भी कुछ ऐसी तब्दीलियां कर देना चाहता हूँ कि किसी ने उस वक्त तुम्हें एयरपोर्ट के टिकट घर के आसपास देखा भी हो तो आसानी से तुम्हें न पहचान सके। किशोर ने मेरी हिदायत पर अमल किया।
मैंने जल्दी जल्दी उसके चेहरे पर कुछ मामूली मगर चेहरे के नुकूश में कुछ काया पलट कर देने वाली तब्दीलियां कर दी। किशोर ने अकब नुमा आईने में अपनी शक्ल देखी तो हैरत से उछल पड़ा और नए सिरे से मेरी महारत की माला जपने लगा। मैंने उसकी बात काट कर कहा, अच्छा ये बताओ, कोई मतलब कि मोटर वर्कशॉप या गैराज नजर आया रास्ते में? किशोर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, कई गुजरे हैं भाई, उनमें से एक दो अपने काम के भी लगे। अब गाड़ी मोड़कर दोबारा एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो पता कर लेंगे। मेरा ख्याल है यही कहानी आगे बढ़ाते हैं। मैं कह दूंगा कि हम 2-3 दिन में दिल्ली से वापस आएंगे। इस बीच में गाड़ी के सब कल पुर्जे चेक करके अच्छी तरह सर्विस कर दो। मैंने कहा ठीक है, मगर उससे पहले किसी टोपी शेरवानी की दुकान पर रुककर बहुत कीमती सी टोपी खरीदना पड़ेगी। किशोर ने मुतमईन लहजे में कहा, उनकी भी कई दुकानें रास्ते में आएंगी, पहले वहाँ रुक जाएंगे। कुछ ही देर में किशोर ने गाड़ी की रफ्तार हल्की कर दी और फिर सड़क किनारे रोककर नीचे उतरा। मेरे इसरार के बावजूद उसने मुझसे रकम न ली। उसने वापसी में ज्यादा देर न लगाई। उसने 2 डिब्बे उठा रखे थे। उसने वो दोनों डिब्बे अकबी नशिस्त पर मुझे थमा दिए। मैंने जल्दी से पहले छोटे वाला डिब्बा खोला। उसमें गुजराती तर्ज की एक इंतहाई खूबसूरत मखमली टोपी दिखाई दी, जिस पर स्याह जमीन पर शायद सोने चांदी का पानी चढ़े तारों से दिलकश बेल बूटे काढ़े गए थे। वो बिलाशुबा बारीक कारीगरी का शाहकार थी। मैंने तारीफी नजरों से किशोर के इंतखाब को सराहा। टोपी सर पर रखी तो वो बिल्कुल मेरे सर की जिसामत की निकली। मैंने दूसरा डिब्बा खोला तो उसमें से कीमती स्याह शेरवानी बरामद हुई और कमाल ये हुआ कि मैंने उसे पहना तो ऐन मेरी जिस्मानी पैमाइश की साबित हुई। मैंने किशोर की इस शानदार कारकर्दगी पर दिल खोल कर दाद दी। आगे बढ़ने पर पहली ही वर्कशॉप पर 50 रुपया पेशगी उजरत ने जादू की कुंजी का काम किया। कुछ ही देर के बाद हम एक टैक्सी में एयरपोर्ट की तरफ रवां थे। मेरा सफरी सामान बाहिफाजत टैक्सी की डिग्गी में रखा था। हम मकामी टैक्सी ड्राइवर को गवाह बनाने के लिए अपनी गांव की जमींदारी और दिल्ली में मुतवक्के मसरूफियात के बारे में बातें करते रहे। किशोर एक मुअद्दब और फर्माबरदार बेटे का किरदार बखूबी अदा कर रहा था।